मॉड्यूल हो गया था डिस्कस। सर पर हाँ ऑल सर, ऑप्टिक्स हो गया। हेलो यस बेटा बोलो। सर फॉर ऑल मिरर्स एफ फोकस इज इक्वल आर बाय टू ना, स्फेरिकल हो या प्लेन मिरर हो। बेटा नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं इस तरह से, लेकिन हाँ बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा, वो पैरेक्सियल रेज के लिए ही हमने उसको R/2 कंसीडर किया है, समझ में आया? यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज क्लोज होती है उनके लिए ही हमने R/2 कंसीडर किया है। तो सॉरी F/2 F इजिकल्स टू R/2 कंसीडर किया है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है कि यदि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो बेटा उस केस में जो फोकल लेंथ की वैल्यू है एफ इज इक्वल्स टू R/2 cos थीटा होती है, समझ में आया? यदि रेस पैरेक्सियल है, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बेटा ये थीटा जो है ऑलमोस्ट 0 डिग्री होता है, और उस कंडीशन में cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, यानी cos 0 डिग्री 1 हो जाता है, तो एफ इज इक्वल्स टू R/2 होता है। तो तो यहाँ बेटा थीटा कौन सा है, थीटा कहाँ पे। थीटा बेटा ये होता है, देखो ये लाइट रे आ रही है और ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ये वाला अच्छा एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो गया। गॉट इट? हाँ, एंड इफ इट इज वेरी क्लोज देन, तो फिर थीटा यस। भी थीटा नहीं होगा फिर। यस बेटा, ये बहुत बहुत छोटा एंगल है, तो उस केस में ये cos थीटा की वैल्यू को हम लोग 0 डिग्री ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा बट हम क्लोज वाला कंसिडर करेंगे ना जब भी। हाँ बेटा, बस हम लोग क्लोज ही कंसीडर करते हैं, चाहे दिया हो क्वेश्चन में चाहे ना दिया हो, हम क्लोज ही कंसीडर करते हैं। इवन देखो क्लोज मतलब हम बोल देंगे कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन होता है इसमें, है ना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है ये। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एफ इजिकल्स टू R/2 ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, समझ आया? सर प्लेन मिरर के लिए भी लगा सकते हैं ना फॉर्मूला ये बेटा वाला। प्लेन मिरर के लिए तो डायरेक्टली इनफाइनाइट है ना। हाँ नहीं बट सपोज मुझे पता है आर इन्फिनाइट है, बट फोकस को हाँ जस्टिफाई ठीक करने है, के लिए। इनफाइनाइट/2 भी करो तो इनफाइनाइट ही आएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके सर। सर लेंस के लिए भी वही है क्या कि लेंस फॉर्मूला है खाली नहीं नहीं, फोकस। लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला है ना बेटा, 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2, यस सर। ठीक है। सर एक्सरसाइज का 44 क्वेश्चन कर दोगे प्लीज, वो हाँ जी। रॉन्ग आ रहा है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज कौन सी बेटा? सर ऑप्टिक्स ना। उसमें आपने जो चेंजेस किया है सर, मैं क्वेश्चन चेंज कराया था, उसमें 2 सेंटीमीटर करने का था। हाँ यस। 23 की जगह 2 करना है। हाँ, वरना 26 का 92 हाँ आएगा, 23। अगर तेरे को 2 करना है तो तेरे को 8 आएगा यस। आंसर। अच्छा ओके। ठीक है। यस। ओके, और वो ऑलमोस्ट हो गया था, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट डिस्कस करना बाकी था, जहाँ तक मुझे याद है एक्सरसाइज में, है ना। सर वो भी होगा, खाली विंडो टू जेई मेंस बाकी था। अच्छा, विंडो टू जेई मेन बाकी था, ठीक है। बेटा आप मुझे विंडो टू जेई मेन के पिक्स लेके भेज दो और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। विंडो टू जेई मेन, तो हमने एक्सरसाइज पूरी डिस्कस कर ली थी, अभी अब विंडो टू जेई मेन डिस्कस करना है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कौन कौन सा डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बता दो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 8, ओ 2 3 4 5 7 8, ओके। 2 3 4 5 7 8, बस दो ही क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें, है ना, 1 एंड 6। चलो ठीक है, पहले ये सर वो डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पेज। सर 2 और 3 में से वही डाउट हो रहा है, वो ऑप्शंस का मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा सब क्या होता विच है। ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स? बेटा ऑप्टिकल फाइबर्स में हम क्या यूज करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना। यस। टी आई आर सर, ऑप्शन पता हाँ। है। हाँ, यस यस यस। तो TIR आंसर सर आएगा बाकी इसमें। ऑप्शन का क्या मीनिंग है। हेलो। बेटा स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटर होना मतलब आप ये समझ लो कि अलग अलग डायरेक्शन में चला जाना, यानी कि किसी मीडियम से यहाँ से आने के बाद लाइट ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में इस तरह से चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटर होना, ठीक है। रिफ्लेक्शन। नहीं नहीं, स्कैटरिंग की बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होगा फिर, लाइक सर एग्जांपल दे स्कैटरिंग का ही सकते तो हैं। बोला, लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ओके। अच्छा लाइक रफ सरफेस से वैसे।
बेटा हाँ, किसी भी सरफेस से हो सकता है। यदि लेट से इस सरफेस से यदि लाइट पास हुई तो ये, या फिर किसी छेद से बोल सकते हैं। इसको छेद लेना से अच्छा है कि हम लोग बोल लेते हैं कि किसी सरफेस से, ठीक है ना। तो सरफेस से यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ये क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, ठीक है। रफ सरफेस ना। हाँ, यस। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन, बेटा डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई, जैसे ये छोटा सा एक कॉर्नर है, तो लाइट रे यहाँ आ रही है, तो बेटा यहाँ कॉर्नर पर जाने के बाद इस कॉर्नर की वजह से लाइट रेज जो है वो बेंड हो जाती है इस तरह से। समझ में आया? इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, फिर ये कैसे हो गया बट कॉर्नर की ये वजह आप से? जब आएगा ना चैप्टर वेव ऑप्टिक्स तब पढ़ोगे, अभी के लिए छोड़ दो इसको। अभी बस इतना याद रखो कि डिफ्रैक्शन इस तरह से लाइट का बेंड होना होता है। पूरा इसका डिटेल में डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। ओके सर। क्योंकि उसके लिए आपको वेव नेचर कंसीडर करना पड़ता है, इसीलिए। क्लियर? यस। रिफ्रैक्शन आपको पता है, स्कैटरिंग मैंने बोल दिया, लाइट डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है। तो बेटा ये आपको डायरेक्टली देख के ही पता है कि ऑप्टिकल यस। फाइबर में सिर्फ टीआईआर होता है, तो बस उसी को देख के ही लगा देना आंसर, सोचना ही नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट 3, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर टू। हाँ जी बेटा, लार्ज अपर्चर किस लिए होता है उसका? टू रिड्यूस द स्फेरिकल एब्रेशन, हैव हाई रेजोल्यूशन, और इंक्रीज द स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हैव लो डिस्पर्शन। क्या सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए? स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन ना। स्पैन ऑफ reduce spheric ऑब्जर्वेशन, रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन, ओके। और फिर वो उसका मीनिंग क्या होता है स्फेरिकल एब्रेविएशन का? बेटा ये बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा लार्ज फोकल लेंथ है, या जितना ज्यादा, तो बेटा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उतनी ज्यादा होगी, राइट? क्लियर? यस। तो फर्स्ट वाला तो आंसर लगता नहीं है। टू हैव हाई रेजोल्यूशन, यहाँ रेजोल्यूशन का रेजोल्यूशन तो इतना, पिक्सेल्स पे डिपेंड करेगा ना, जो हाँ नीचे हाँ हाँ, सेंसर यस लगा। बेटा, यस बेटा। हम्म। तो स्फेरिकल एब्रेविएशन समझा नहीं, लाइक रेडियस बेटा बड़ा ये होगा तो? स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इसका आंसर, है ना? sir ठीक है। high resolution the answer दिया है। हाई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन से एक मिनट रुको, देखते हैं। हम लोगों को इस चीज को क्लियरली देखना है ना, तो वैसे देखा जाए तो हम लोग एक बार टेलीस्कोप को थोड़ा सोचते हैं, है ना, सोच के करते हैं इसको। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि यदि छोटा स्फीयर लोगे तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटी होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होगी तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ा लेंस लिया जाता है, तो बड़ा लेंस लिया जाता है तो उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने वाली तो यहाँ पर कोई बात है ही नहीं, ठीक है। और अब यदि हम बात करते हैं इंक्रीज द स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला था बेटा, देखते हैं इसको। हम दूर की चीजें पास में देख सकते हैं ना, दूर की चीजें पास में देख सकते हैं, लेकिन ओके, ठीक है, दूर एक्सक्यूज की मी चीजें सर। पास देख देख सकते हैं तो तो हम फिर इसको, टाइम कैसे बढ़ेगा सर? क्या हुआ बेटा? अगर इसको बड़ा कर दिया तुमने तो स्पैन कैसे बढ़ेगा फिर? वही वही मोर बेटा, लाइट विल स्पैन गो ऑफ इन नो। ऑब्जर्वेशन नहीं है। और इसका रेजोल्यूशन कैसे इंक्रीज हो रहा है ये सोचना है हमें। हैव हाई रेजोल्यूशन, अब इसका हाई रेजोल्यूशन किस तरह से है? एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों से मिलके ही बनता है। रेजोल्यूशन का मीनिंग कौन क्या रहेगा है? चलो ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट सर। मीनिंग इसका लाइक ऑब्जर्व करके फिर बताता हूँ। हाँ, आपके मन में कुछ आ रहा है तो बोल सकते हैं। सर। हाँ जी। सर स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ना, मोर लाइट विल गो इनसाइड। या मैंने भी वही सोचा था, ठीक है, मैं इसको एंड कंफर्म करके आपको रेजोल्यूशन, बताता हूँ। सर रेजोल्यूशन ठीक तो है, सेंसर पे डिपेंड करता है जो फोटो खींचता है नीचे। या बेटा मैं इसको अच्छे से डिस्कस करके मतलब सोच समझ के फिर आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इसमें ओके मेरे सर। को कंफ्यूजन है, हो सकता है आंसर की गलत हो सकती है, ठीक है। यस तो मैं सर। इसको वो चेक करके, हाँ,
सर एब्रेशन वाला समझा नहीं प्रॉपर्ली, ये होता पूरा क्या है वो? क्वेश्चन छोड़ दो, मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है? अभी ओके इस पर सर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाद में ही टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? ओके क्लियर? सर, यस यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, wavelength of light used in an optical instrument is this and this. The ratio of their respective resolving powers is, तो बेटा resolving power कैसे फाइंड करोगे? Wavelength of light used in an optical instrument are, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये दोनों यूज किए हैं, ठीक है? The ratio of their respective resolving powers corresponding to lambda 1 and lambda 2 is, सर okay? हाँ जी। तो यहाँ पे लाइक हमारा जो आपने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, ऑप्टिकल पावर के लिए भी ओनली हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स के लिए ना फॉर्मूला। हाँ तो सर कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? बेटा सिंपल, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो म्यू से रिजॉल्विंग पावर का मतलब लैम्डा, ओके, लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है ना? और रेशियो ऑफ देयर रिजॉल्विंग पावर, ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी थिंक। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, लैम्डा 1 कितना दिया है? 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? एंड लैम्डा 2 आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? अब आपको क्या करना है बेटा, देयर रेस्पेक्टिव रिजॉल्विंग पावर्स, तो म्यू तो सेम ही रहेगा, है ना? और रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ माइक्रोस्कोप, ही बता दो। लैम्बडा अपॉन 2 म्यू sin थीटा। लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, है ना? हम लोग एक बार बात करते हैं इसकी, तो लैम्डा दिया है एपर्चर ना, तो तो सेम लैम्डा है। दिया है इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, ठीक है? समझ में आया? क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लेंस ही होता है। तो एनी हाउ ये तो है मीडियम के लिए, तो इन सारी चीजों को तो छोड़ो, रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ओनली, राइट? हेलो? सर दूसरे से भी कहीं तो आंसर सेम आएगा ना, टेलीस्कोप से भी किया हाँ तो हाँ भी हाँ, जो बाकी सब वो कट हो जाएगा, खाली लैम्बडा बचने वाला है। लैम्डा ही बचने वाला है, यस बेटा, ठीक है? तो रिजॉल्विंग पावर 1 डिवाइड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है? सर हाँ जी सर सिंपल माइक्रोस्कोप का कोई पावर नहीं होता है, बेटा, ऐसा क्यों सिंपल है? माइक्रोस्कोप का पावर, उसका यदि पावर की बात करें बेटा, तो पावर वही होता है क्या, 1 बाय फोकल लेंथ इज पावर, ठीक है? नहीं नहीं, रिजॉल्विंग पावर हमसे। बेटा उसका रिजॉल्विंग पावर नहीं लिखा जाता है, ठीक है? ओके बट आप, या यदि पूछा भी जाए तो बेटा आप यही वाला यूज करेंगे, ठीक है ना? ओके सर, मतलब क्योंकि Got it? यूजुअली हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में यूज करते हैं ना, हाँ इसीलिए। बेटा, यस, इसीलिए, अच्छा, ठीक है? ओके। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the image formed by the objective of a compound microscope is, बेटा कैसा होता है ऑब्जेक्टिव, कैसा इमेज बनाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? फर्स्ट लेंस छोटा होता है, सेकंड लेंस बड़ा होता है, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उल्टा इमेज बनेगा, लेकिन इससे जो इमेज बनने वाला है वो ऐसे बड़ा इमेज बनेगा, है ना? तो वैसे देखा जाए तो किस टाइप का इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और एनलार्ज्ड बनेगा, यस और नो? करेक्ट? तो वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। सर पर ऑब्जेक्टिव से बनना है, ऑब्जेक्टिव क्या लेंस बेटा, से जी। ये किसके लिए पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है ना? हाँ इमेज फॉर्म्ड बाय, सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्टिव से रियल बनता है बेटा, ऑब्जेक्टिव से रियल बनता है ना? ऑब्जेक्टिव से रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, और बेटा कैसा, डिमिनिश्ड। या इट कैन बी डिमिनिश्ड, इट कैन बी, या रियल, एक तो रियल वाले ऑप्शंस को पकड़ो, ठीक है? तो इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बेटा वो रियल होगा, ये तो पक्का है ना? अब यू कितना है, तो यू विल बी लाइक, इसको बहुत ही ऑब्जेक्ट से बहुत ही क्लोज रखा है या दूर रखा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट? आ रही बात समझ में? तो जनरली उसको फोकस के बाद में रखा जाता है, तो बेटा एफ और 2f के बीच में है, तो आप क्या बोलोगे, इमेज कैसा बन रहा होगा? दैट कैन बी एनलार्ज्ड, राइट?
and that can be diminished also. So it Yes, cannot तो be इन दोनों में diminished, no? So क्योंकि 2f के यस बाद बेटा रखेंगे उसका तो एनलार्ज बनना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप उसका f और 2f के बीच में रखोगे। यदि कोई भी चीज f और 2f के बीच में रखी हुई है, यानी कि उसका जो इमेज बनेगा बेटा, तो वो क्या होगा, दैट विल बी एनलार्ज, राइट। तो वो डिमिनिश नहीं होना चाहिए, वो और भी छोटा हो गया तो फिर देखने का मतलब क्या होगा, तो एनलार्ज लिखना। एनलार्ज इज लाइक मोर एक्यूरेट, ओके। सर हाँ बेटा। सर क्योंकि लाइक हम लेंस को क्लोज बाय रखते हैं ना, जो फर्स्ट हाँ लेंस होता है, तो 2f के बियॉन्ड तो कभी नहीं रखेंगे। नहीं बेटा, 2f के बियॉन्ड कभी नहीं रखेंगे। यदि 2f के बियॉन्ड रख दिया तो f और 2f के बीच में बनेगा ना, इसलिए। हाँ फिर ठीक है, डिमिनिश शुरू हो जाता है ना। तो f और 2f के बाद में रख रहे हैं, इसलिए वो एनलार्ज बनना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। सर someone is on unmute, can you mute the person please? ठीक है, बच्चों ये समझ में आया ना। सर रियल इसलिए है ना क्योंकि वो राइट साइड में लेंस के हाँ बेटा मतलब बिल्कुल, यस, ठीक है ना। फर्स्ट वाले से रियल इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव से, और आईपीस का पूछा जाता तो वर्चुअल बनता। मुझे लगा आईपीस का पूछा, पर ये ऑब्जेक्टिव का पूछ रहा है, तो बेटा ऑब्जेक्टिव का पूछ रहा है तो ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एनलार्ज बनेगा, ठीक है। यस सर। आंसर आईपीएस के लिए क्या बनेगा? इन आईपीस वर्चुअल। के लिए होगा फॉर, ये तो हो गया फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ। यदि आईपीस के लिए बोले तो फॉर आईपीस। तो आईपीस के लिए देखा जाए तो ये कैसा है, इस वाले का इरेक्ट है लेकिन ओवरऑल इन्वर्टेड बनेगा, समझ रहे हो ना, ओवरऑल इन्वर्टेड। लेकिन जस्ट फॉर आईपीस पूछा जाए तो आप बोलोगे वर्चुअल, वर्चुअल एंड यदि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इमेज भी कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। ओके, और कैसा बनेगा, तो ऑब्वियसली एनलार्ज बनेगा। क्लियर, आई यस बात सर। समझ। तो सर हम लेकिन लोग को जो ऑब्जेक्ट के I1 था। कंपैरिजन में ये इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज विल बी इन्वर्टेड। बात है। यस सर। तो हम लोग सर इन्वर्ट लिखे कि डायरेक्ट लिखे, क्योंकि I1 के रिस्पेक्ट में लिखना है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है सर? बेटा इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इसी चीज का कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है, बाकी क्लियरली इसका लिखा होगा बेटा कि यदि आप देखो, यदि आप इस चीज को, ऑब्जेक्ट को और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दो, आप सिर्फ इस फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज को देखो, तो इस हिसाब से देखो तो इरेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही बोला जाता है, इसलिए आपको इन्वर्टेड बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड। सर आप रिपीट कर सकते हो, हमने लास्ट में क्या मेरा बोला? कहने का मतलब है इन्वर्टेड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देख रहे हैं तो वो इन्वर्टेड ही दिखाई देगा, समझ में आया, क्लियर। यस सर। आपको उल्टा दिखेगा ऑब्वियसली, है ना, इन्वर्टेड लिखेंगे हम लोग। आई बात समझ, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है और ऑब्जेक्ट का ये इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट इमेज का तो जैसा इमेज है उस वैसा ही बना रहा है, नहीं इन्वर्टेड का इन्वर्टेड ही बना रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में देखा जाए तो इन्वर्टेड है। क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और एक लाइट रे ऐसे यहाँ से नॉर्मली आती है इस तरह से, और ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, पढ़ लेते हैं। लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल 90 डिग्री इन द प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो वी कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज, बेटा यहाँ से क्या हो गया, ये टी आई आर हो गया, ये राइट एंगल है ना, ये 45 डिग्री है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटा, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आप यहाँ पर टी आई आर हो रहा है ना, तो आपको तो बस यही बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा इसका, तो आप क्या बोलोगे, एन साइन सी, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, दैट इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि बाहर की तरफ एयर है ना, डेंसर से रेयर जाता है, देखो बाहर की तरफ क्या है 1, अंदर की तरफ एन कुछ है अननोन, वही हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो एन साइन सी दैट इज इक्वल्स टू
हम 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात हम बोल सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय, मतलब सी की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है, 1 बाय एन होती है। यस। अब आपको ये बताना है बेटा, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्री, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो √2 से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बोलो। सी, यहाँ पर आई कर लेता हूँ, चलो ये आपको अच्छा रहेगा। हाँ जी, आई इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, बोलिए दोस्तों, कौन सा थर्ड आंसर आना चाहिए, थर्ड एन शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय √2 या ग्रेटर देन √2। ऑप्शन बी आएगा। बेटा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यदि आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर यदि 45 डिग्री रखते हो और यदि इधर आई सी की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो बस, सी की वैल्यू 45 डिग्री, राइट। यदि यहाँ पर साइन सी होता तो 1 बाय √2 इज इक्वल्स टू 1 बाय एन, है ना। तो एन की वैल्यू √2, या फिर हम बोलेंगे कि ये √2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए या लेसर, बोलो। अरे इतना सा तो बताओ, √2 से ग्रेटर। समझा नहीं कैसे। अरे यार, मेरा कहने का मतलब समझो। चलो ठीक है, आप इसको देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना है ना। आ रही बात समझ, यस सर। कोई दिक्कत। आपको यहाँ पर दे रखा है 45 डिग्री है, अब 45 डिग्री पर TIR हो रहा है ना। 45 डिग्री पर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा आपको पूछा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, यस। तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है ना, या आपने वो 45 डिग्री लिखा था। बेटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होता है बेटा, मैंने वहां ग्रेटर के सिंबल लगाने के लिए ऐसा किया था। सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, इसी में कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर। नो, है ना। ओके, तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो उस कंडीशन में म्यू की वैल्यू जो है वो √2 होगी। यस, एग्री, बोलो। यस सर। यस, तो इसका मतलब क्या है, यदि ये 45 डिग्री जो है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, डू यू एग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, डू यू एग्री। हाँ सर। हेलो, हाँ, है ना। मतलब यहाँ पर मैंने सिंबल गलत ले लिया था, यहाँ पर मुझे आई लिखना था, आई इज 45 डिग्री, है ना, यहाँ पर आई लिखना चाहिए था एक्चुअली। आई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। अच्छा बेटा, सी की वैल्यू ये है और हम जानते हैं आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए, है ना। यस और नो, यस सर। करेक्ट, यस। तो बेटा आपको एक बात पता है कि यदि आई की वैल्यू जो है वो सी से ग्रेटर होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, TIR हो जाता है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर आई रहने दो, यहाँ पर सी जो है इसको लिख लो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हेलो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसको उस तरफ भेजो, क्या आ जाएगा, साइन आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय म्यू, करेक्ट ना। साइन आई की वैल्यू 1 बाय म्यू से ग्रेटर है और आई की वैल्यू 45 डिग्री रख लो, 1 बाय √2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय म्यू, राइट। तो म्यू शुड बी, बोलो क्या होना चाहिए, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, राइट। हेलो, यस सर। बात समझ आई। तो इक्वल तो आएगा नहीं, यहाँ पर TIR हो रहा है ना, तो ग्रेटर आना चाहिए सिंबल। सर वो फॉर्मूला कर सकते हैं हम लोग कि साइन से इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। हाँ वही है बेटा, अच्छा, वो 1 इसको अपॉन म्यू शॉर्ट, वही है। हाँ बेटा वो वही चीज है ना। अरे आप इसको ऐसे लिख सकते हो यार, डायरेक्टली इसको करो, इतना इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है, आप इसको डायरेक्टली लिखो। आप यहाँ पर लिखोगे आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी,
60 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और ये किससे बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स 1/μ से, ठीक है। इसको उस तरफ भेजो तो ये साइन 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? म्यू को इस तरफ भेज लो, साइन 45 डिग्री को इस तरफ, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू का आप 1/√2 लिख सकते हो, तो ये √2 ऐसा आ जाएगा, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। क्लियर? तो फॉर टी आई आर इक्वल का साइन हटा देते हैं तो सिर्फ ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। या ये सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। सर तो वो जो लेफ्ट में जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमको वहां से देखना नहीं है ना? हमें सिर्फ इसके लिए देखना है, कहाँ से? सिर्फ ये देखो, मैंने पूरा डार्क किया है इसको। हाँ, ठीक है। नहीं मतलब नीचे जो 45 डिग्री में ड्रॉ किया है, हाँ उसका जो बाजू में बेस है वहां पर हाँ 90 डिग्री से ये इंसिडेंट जा रहा है, हमको वो हाँ चेक करना है ना? बेटा, वो तो नॉर्मली जा रहा है ना, तो नॉर्मली जाने वाली रे को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, वो तो जाएगी कितना भी डेंस हाँ मीडियम क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल के जो दिया होगा वो इससे करने का हमेशा। यस, हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन यस नंबर सर। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.9 रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 इज सिल्वर्ड एट द curved surface, ठीक है। Now this lens has been used to form an image of an object. At what distance from this lens an object be placed in order to have the real image of the size of object? बेटा ये तो सिंपल है ना, ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया है। ये इस तरह का है प्लानो कॉन्वेक्स, यहाँ पर आपने क्या किया, सिल्वर कर दिया, तो आप क्या करोगे, इसको एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन मान लो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक है। एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन मान लो, तो 1/f लेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले म्यू माइनस 1, म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये लिख दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा 1/fl, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2r हो गया। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये तो 1/f लेंस की वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ इस मिरर की, तो बेटा मिरर का तो होता ही है क्या, ये क्या कैसा है, कॉनकेव मिरर है, तो ये f मिरर इज कितना हो जाएगा -r/2, है ना। इसका फोकस तो यही होता है। अब आपके पास तो फॉर्मूला है 1/f, जो अभी इक्विवेलेंट मिरर बनेगा दैट इज 1/f मिरर -2/f लेंथ। वैल्यूज रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा -2/r, तो यहाँ आ गया, और यहाँ पर ये माइनस साइन लगा लिया, ये 2 एज इट इज, और लेंस की जगह हाँ जी 1/f लेंस, यानी कि यहाँ पर ये 2r आ गया, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? यस, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर। तो यहाँ पर -3/r लिख सकते हैं, बोलिए दोस्तों। यस सर। या तो 3/r, यानी कि आप बोलोगे कि फाइनली जो मिरर बनेगा वो r/3 बनेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकस, अब ये देखो जो फाइनल कॉम्बिनेशन बना वो एक तरह का मिरर बन रहा है, और मिरर का फोकस 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो सर इसका माइनस आएगा मतलब ना? 2f पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज उसी जगह बनता है, क्या बोल रहे हो? तो माइनस आएगा ना? हाँ हाँ माइनस आएगा, यस बेटा माइनस आएगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह का कॉनकेव मिरर बना, तो एक कॉनकेव मिरर से का फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पर होगा, राइट। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज उसी जगह पर बनता है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, उसको 20 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए ताकि उसका उसी जगह पर इमेज बने। ओवर, क्लियर। समझा नहीं प्रॉपर्ली। एक कॉनकेव मिरर है तुम्हारे पास, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, इसी जगह बनता है कि नहीं, यस। और उसी साइज का बनता है। क्वेश्चन में बोला है उसी साइज का बनना चाहिए, तो उसी साइज का तो तभी बनेगा ना जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, करेक्ट। अच्छा सर, तो जो नेट मतलब लेंस और वो कर्व्ड मिरर को कंबाइन करके हमको कॉनकेव मिरर मिलेगा। हाँ,
एक नेट जो मिलेगा वो कॉन्केव मिरर मिलेगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, -10 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकल लेंथ -10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगी ना, तो सर मिरर हम से वो 20 सेंटीमीटर। डायग्राम से भी देख के बोल सकते हैं ना कि वो कर्व्ड है, लेफ्ट साइड डायग्राम, कर्व्ड, हाँ हाँ कि कॉनकेव मिरर बनेगा इक्विवेलेंट हाँ, में। ये ओके सर। ठीक है, सबको समझ सर आया? सर लेंस फॉर्मूला का तो अभी एफ निकालने के बाद चलेगा? आप कैसे भी कर सकते हो, चलेगा। सर लेंस फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? अरे मैंने पहले लेंस फॉर्मूला यूज किया, फिर मिरर फॉर्मूला यूज किया, मतलब इक्विवेलेंट मिरर। नहीं नहीं, गॉट इट? इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ निकालने के बाद पूछ रहा हूँ। इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ निकालने के बाद फिर क्या करना है, क्या बोल रहे हो? फिर कौन सा फॉर्मूला वी हैव टू यूज, लाइक देखो मिरर फॉर्मूला? सबसे पहले मैंने यूज किया लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस फॉर्मूला। उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये मिरर के लिए जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं ना, वो मिरर वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। यस यस यस। उसके बाद ये क्या है, ये इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला है, याद है, इक्विवेलेंट ऑफ लेंस एंड मिरर लिखवाया है नोटबुक में, ठीक है। यस तो ये उससे ये फोकल लेंथ आ गई, और उसके बाद हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर बनेगा। समझ में आया? यस। यहाँ पर r डैश इज इक्वल टू 2fm ऐसा लिख सकते हो, तो इसको आप क्या कर लोगे, 2 × 10 यानी 20। गॉट इट? यस सर उसमें रियल इमेज बनाने का ना? हाँ, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, यस। सर तो सर मतलब इसमें जो बोल रहे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग वो v इक्वल टू 0 लेके फिर f का वैल्यू हमको मिल गया तो u ढूंढ सकते हैं हम लोग वो लेंस फॉर्मूला से ही, या फिर मिरर फॉर्मूला से। अरे बेटा कॉमन सेंस लगाओ ना, किसी हाँ मिरर के सर। सामने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सेम साइज का कब बनेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनेगा, तभी सेम साइज का बनेगा, वरना चांस ही नहीं है। तो क्लियर? सपोज नहीं देते सेम साइज वाला कंडीशन, तो हम क्या फिर लगाते, मिरर क्वेश्चन ही फॉर्मूला? अधूरा रह जाता। कुछ तो देंगे ना उसको, कहाँ नहीं पर नहीं, चाहिए क्या। मिरर फॉर्मूला लगाते आगे या फिर लेंस फॉर्मूला टू सॉल्व फर्दर, वो पूछ रहा हूँ। उसके बाद यदि आपको मतलब कुछ तो दिया होगा ना सॉल्व करने के लिए, आधा ही क्वेश्चन होता, फिर क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता ना। अच्छा ओके। नहीं देते तो क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट होता। सेम साइज उन्होंने दिया है इसीलिए ताकि हम लोग ये कंसीडर करके आगे सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। सर क्योंकि इक्विवेलेंट से हम ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते ना डायरेक्टली। तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जरूरत, अरे क्यों नहीं निकाल सकते, उसके बाद तुम इसको मिरर की तरह ट्रीट करोगे। तुम्हारे पास मिरर का फोकस आ गया, आपको बोल रखा होता कि इतनी डिस्टेंस पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fm, यही फॉर्मूला यूज करोगे ना उसके बाद, तो मिरर फॉर्मूला। अच्छा, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द इक्विवेलेंट थिंग एज हाँ, अ मिरर। यस, ओके ओके। ठीक है। u की वैल्यू v के बराबर है, इसीलिए ऐसा हुआ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर यस 9 से लेकर 13 तक, 9 to 13, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक, एनी डाउट, फटाफट से भेजो। 9, ओके, 11, 12, 13, 9, 11, 12 और 13, यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 point white dots are 1 mm apart on a black paper. They are viewed by eye of the pupil diameter 3 mm, ठीक है, approximately. What is the maximum distance at which the dots can be resolved by the eye? बेटा डॉट्स को रिजॉल्व करना है तो देखो, आई की लेट से ये डायमीटर है, और डायमीटर ऑफ आई आपको कितनी दी है, 3 mm, ये आपको 3 mm दी है। और डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, एक मिनट, 1 mm है, ओके। तो बेटा इन दोनों के बीच की, एक मिनट, को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये 1 mm है, 1 mm, ओके। तो अब ऐसा होगा तो आप इसको देख सकते हो,
आप इसको देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये आपको पूछ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम, टेक द वेवलेंथ ऑफ द लाइट 500 नैनोमीटर। ओके, यहाँ इसने 500 नैनोमीटर्स लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको पिपल की डायमीटर दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, कि जनरली ये क्वेश्चन जो है ये वेव ऑप्टिक्स के बाद होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, यदि हम अपना बेसिक वाला नॉलेज लगाएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें डिस्टिंक्ट तब दिखाई देता है जब क्या होता है, इस वाली डिस्टेंस को डी ले लो, है ना, या जब वो कितना एंगल बनाए बेटा आई पर, यस बच्चों, 1/60। 1 मिनट। 1/60, है ना। लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ क्यों दिया है, क्या वेवलेंथ का यूज करना है नहीं करना है, वो एक डाउट रह रहा है ना। ओके, the maximum distance at which these dots can be okay resolved by the eye, okay resolved by the eye। तो ऐसे में हम लोगों को रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला यूज करना होगा। यस, ओके, तो बच्चों यहाँ पर मुझे लगता है कि रिजॉल्विंग पावर का यूज करना पड़ेगा, है ना। जस्ट अ मिनट, हम लोगों को वैसे तो पता है कि 1 मिनट का एंगल होना चाहिए, है ना, हमें ये चीज तो पता है कि 1 मिनट का एंगल होना चाहिए। तो चलो अब क्यों ना इसको डायरेक्टली वैसे करने की कोशिश करें, क्या पता उससे आंसर आ जाए। चलिए, तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक इट इज थीटा/2, और इसको भी हम लोग यहाँ से थीटा/2 बोल सकते हैं। एनी हाउ, एक बार ये इसको थीटा लेके इसको एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 1 mm होगा, है ना। ओके, और ये डिस्टेंस डी है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 mm/d, और इसको हम लिख सकते हैं, या बात फिर से वहीं पर आकर अटकती है, डिग्री रेडियन वाली, है ना। ओके, सर बट आपने जब समझाया था आपने एक ऑब्जेक्ट लेके बोला था ना, हाँ जी बेटा। मतलब और एंगल नहीं बनाया था नहीं डायग्राम। नहीं, यहाँ पर दोनों दोनों डॉट्स कुछ डिस्टेंस पर है ना, राइट। हाँ यस सर। या बट लाइट रेज एक ही पार्ट में जाएगी ना अंदर। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, है ना। इसको एक मिनट हो तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, जैसे कि आपको आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है, कि हम लोगों को λ/2 म्यू sin थीटा भी यदि यूज करते हैं तो म्यू की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो उसके बिना तो हम लोग कैसे ही कर सकते हैं ना। ओके, ठीक है। अच्छा, 1.22 λ/d, 1.22 λ/d, इस चीज को यूज करें, थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 λ/d, या इस चीज को यूज करके देख सकते हैं ना। तो थीटा की वैल्यू को आप कितना लिखोगे, यहाँ पर आप 1/d लिख लोगे, और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, थीटा इज द कंप्लीट एंगल ले लेते हैं एक बार, या हाफ एंगल ले लेते हैं। थीटा इज लेट्स से हाफ एंगल, ओके, एंड दैट इज 1.22 λ/d, और इस हाफ एंगल की वैल्यू जो है वो 1/d ली जा सकती है, या फिर 1/60 मिनट्स। फिर उसको कन्वर्ट करना होगा या नहीं, 1.22 λ/d, ये तो हमें हमें 1 मिनट फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पूछा है व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच दिस डॉट्स कैन बी रिजॉल्व, डॉट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और 500 नैनोमीटर दे रखा है, 1.22 इंटू 500 नैनोमीटर। ओके, ये तो दुविधा का काम है बहुत, है ना।
जस्ट अ मिनट, इसको सोच समझ के करना पड़ेगा क्या। एक तरीका तो इससे सोच सकते हैं हम लोग, है ना, जहां पर थीटा की वैल्यू हम क्या डालेंगे, वन बाय स्मॉल डी, और ये जो है दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। ये बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगा इससे। तो आपने रिजॉल्व इम्प्लीमेंट का पावर ये फॉर्मूला लिखा है ना, हाँ यस, तो उससे ए होना चाहिए मतलब नीचे। एक मिनट, यदि इसको 1/60 मिनट लिखे ऐसा, है ना, थीटा, तो लेट्स से डी अपॉन 1.22, और यहाँ पर लैम्डा डाल देते हैं 500 नैनोमीटर 10⁻⁹ लेट्स से ऐसा ले लेते हैं। अभी डिग्री को भी हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा क्या है, डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं बोलो, into 180 no या that's पाई अपॉन 180। yes sir. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इतना खतरनाक सॉल्व करने के लिए तो आपको दिया नहीं जा सकता, है ना, सर राइट? बट ये तो माइक्रोस्कोप के लिए ना, डी बाय वाला, यस बेटा, बट आई इज नॉट माइक्रोस्कोप ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक लेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, और सोच लेता हूँ मैं। एक आई के लिए रेजोल्यूशन हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो कॉन्वेक्स लेंस ही ना, इसीलिए, ठीक है। तो ओके, इस डी की वैल्यू हम लोगों को पता है, डी की वैल्यू इज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज 1 mm, है ना, तो 1 mm, ओके, इतना सब कुछ ठीक है। फॉर व्हाट डिस्टेंस इट कैन बी रिजॉल्व, तो इसको स्मॉल डी ले लेते हैं, लेट्स से, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, करके देखते हैं, है ना। मान लिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 1 mm है, तो इसको 1 mm ले लिया, डिवाइड बाय यहाँ पर जो भी लेंथ है ना, तो फ्रॉम डिस्टेंस एल, और एक तरह से एंगुलर रेजोल्यूशन आएगा। एंगुलर रेजोल्यूशन को आप लिख सकते हैं 3/d, 1.22 लैम्डा, ओके, 22 इंटू लैम्डा, 500 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है अप्रोक्स, आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्स आएगा, है ना, आसपास का। यस, या कोई 1800। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकता है कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर यूज कीजिए, कितना आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है। नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक मिनट, हाँ मैं रफली इसको सॉल्व करके ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। 1.83 शायद से सर। 1.83, और इसका, ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको रफली सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या आता है, ठीक है। और ये y हो गया, ये d, मतलब वही है। ऐसे रुको, मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि मैं सोच क्या रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैंने क्या सोचा है। देखो, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ये ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी मानना चाह रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट। या फिर लेट्स से इसको कैपिटल डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है जो गलती से यहाँ पर दे दिया है, समझ में आया आपको बेटा, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक ये लेंस है, तो यदि लेट से लाइट रे जो जाएगी यहाँ पर, ये एक्सट्रीम वाली ऐसी, और यहाँ से एक्सट्रीम ऐसी, वैसे तो बहुत सारी बीच में से जा सकती है, लेकिन एक्सट्रीम हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, ठीक है। या अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो एंगल कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम ले सकते हैं y, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, थीटा, थीटा इज y अपॉन, और ये जो भी डिस्टेंस है तो दैट इज d, ठीक है। या इसको स्मॉल डी जो भी लेना चाहो आप, इसको स्मॉल डी ले लो, चलो, ठीक है। ये आ गई। अब
दैट इज इक्वल्स टू, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। सर डायग्राम में थीटा कौन सा है? डायग्राम में थीटा ये है बेटा, हाफ एंगल के लिए बोला था ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये थीटा इज द हाफ एंगल, समझ में आया? थीटा इज द हाफ एंगल, गॉट इट? देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 mm गायब कर दो, ये 1 mm गायब कर दो, ऊपर का 1 mm ये रहा, और यहाँ से यहाँ का 1 mm ये रहा, मतलब y की वैल्यू 1 mm रख सकते हो आप, समझ रहे हो ना? तो 1, या फिर डायरेक्टली 1 mm को 10⁻³ रखो, ये d आपको फाइंड करना है, ये 1.22 लिखेंगे। लैम्बडा की वैल्यू कितनी थी, 500 नैनोमीटर, तो यहाँ पर 500 नैनोमीटर डालोगे, 10⁻⁹, और यहाँ पर ये जो कैपिटल डी है, इस कैपिटल डी की वैल्यू कितनी डालूंगा बोलो? ये क्या होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, ओके? या तो इसको आगे सॉल्व करें तो कितना मिलेगा? सर बट y की वैल्यू एक मिनट, ज्यादा हो सकती है ना? क्या हुआ बेटा? y की वैल्यू 1 mm या फिर से ज्यादा या फिर कम भी हो सकती है ना? हाँ, y की वैल्यू तो नहीं बेटा, इस y की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 mm से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है, और ये वाले डिस्टेंस स्मॉल डी अपने को फाइंड करना है ना, स्मॉल डी अपने को फाइंड करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ हाउ डू पर वी नो? क्या हुआ बेटा? सर मतलब मैं बोल रहा हूँ, हाउ डू वी नो दैट दोनों इक्वल पार्ट्स में ही कट हो रहा है, 1 अच्छा mm 1 छोड़ो, mm? अब मैं आपको और भी बेटर तरीका बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। आप ये मान लीजिए कि आपको सिर्फ एंगुलर रेजोल्यूशन देखना है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप ले लीजिए स्मॉल डी, चलेगा? स्मॉल डी यस। स्लिट विड्थ की तरह कंसीडर करो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको वेव ऑप्टिक्स के बाद समझ आएगा, अभी नहीं, ठीक है? अब यहां से यहाँ की डिस्टेंस को कैपिटल डी ले लीजिए, और ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को आप चाहे तो y ले सकते हैं, या फिर इस कंप्लीट डिस्टेंस को भी y ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस कंप्लीट डिस्टेंस को आप y ले लीजिए, ठीक है? और यहाँ से यहाँ का पूरा एंगल थीटा ले लीजिए, ठीक है? आ रही है बात समझ? गॉट इट? यस सर। इस तरह से क्या हो गया, आप इसको पूरा भी ले सकते थे, मैंने क्या है कि वहां से हाफ डिस्टेंस किया था, इसलिए यहाँ से θ/2 ले रहा था, बात वही है, ठीक है? बात वही है, अभी पूरा एंगल ले लिया तो यहाँ से यहाँ की पूरी डिस्टेंस ले ली, समझ में आया? यदि मैं ये y का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेता तो उस कंडीशन में क्या आता, उस कंडीशन में मैं थीटा भी इस आधे पार्ट को ही लेता, अभी मैंने ये पूरा थीटा ले लिया तो ये पूरा y आ जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो y अपॉन स्मॉल डी, एंड अब मैं यहाँ पर क्या करना, y अपॉन कैप, रुको tan थीटा लिख रहे हैं ना, तो y अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हो, y अपॉन कैपिटल डी लिख सकते हो, एंड दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो वो स्मॉल डी आ जाएगी, ओके? अब परफेक्ट है, यस, वैल्यू रखते जाओ, आंसर लाओ, आपको पता है डी फाइंड करना है, आपको पता क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू पता है 10⁻⁻3, लैम्डा की वैल्यू पता है 500 नैनोमीटर, परफेक्ट, इससे आंसर आ जाएगा, गारंटी है, ठीक है? यस दोस्तों, हाँ बेटा बोलो। So how are you using tan over here? It's not a right angle triangle, ना? इट इज नॉट राइट एंगल, अरे बेटा क्यों नहीं यूज कर सकता, क्यों? ये आई का लेंथ है, तो बेटा इसको मैं ऐसे एक लाइन कंसीडर नहीं कर सकता? यस। बस राइट एंगल ट्राइंगल की तरह इसको कंसीडर कर सकता हूँ ना, हाफ हाफ एंगल को लेके, तो इस तरह से ये काम कर सकते हैं। वैसे भी बेटा जब एंगल बहुत बहुत स्मॉल हो ना, तो हम tan थीटा की तरह कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? गॉट इट? सर मतलब इंटू 2 नहीं करेंगे, पहले छोटा ट्राइंगल लेके फिर नहीं दूसरा बेटा, हमने ट्राइंगल ये लेके? पूरा y ले लिया है ना, हमने ये पूरा y ले लिया ना, इसलिए इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यदि हाफ एंगल ले रहे होते तो करने की जरूरत होती है, अब हमने फुल एंगल ले लिया और ये वाली डिस्टेंस से फुल ले ली, तो अब अपने साथ वो टेंशन खत्म हो गई, ठीक है ना? अब अपने को 2 टाइम्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस, तो यहाँ पर 1.22 इंटू 510⁻³ और या सारी चीजें आ गई, एक चीज रह गई है, ये कैपिटल डी की वैल्यू हमने नहीं रखी है ना यहाँ पर, तो कैपिटल डी की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है एनी हाउ, और डी की वैल्यू ये रही,
कौन सी वैल्यू हम चूक रहे हैं, y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 3 mm थी, तो 3 × 10⁻³ यस। कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.22 × 5 × 10⁻⁻7। गॉट इट। तो ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या आएगा, या 30 डिवाइड बाय 5 तो 6/1.22 है ना, 6/1.22। गॉट इट। तो बेटा जो भी डी की वैल्यू है इससे तो ग्रेटर ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा, कैलकुलेटर से कर सकते हो, 5 मीटर्स के आसपास कुछ आएगा क्या, है ना, 12 × 5 60। 4.91 आ रहा है। हाँ जी 4.91 आ रहा है, ओके 4.91। तो बेटा इस डी की वैल्यू है ना, इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए राइट, इन दोनों का अलग अलग देखना है तो इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। गॉट इट। यस सर। बात समझ में आई। सर वो माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये ना, ये एक तरह से देखो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हम लोग बोल सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अरे अच्छा बेटा तो सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ये कहाँ का फॉर्मूला है, ये है वेव ऑप्टिक्स नॉट रे ऑप्टिक्स। गॉट इट। ओके ओके वेव सर, ऑप्टिक्स का फॉर्मूला है। गॉट इट। यस बात सर। समझ पाए। तो तो ये हम ये आपको क्वेश्चन बाद इसलिए अभी नहीं में, समझ में आएगा, ये इसलिए अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स का है, गलती से यहाँ डाल दिया है, ठीक है ना। ओके सर। तो ये चलो वेव ऑप्टिक्स का है, पहले ही बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपने एक्चुअली इस टाइप की चीजें आप वहीं देखेंगे, यहाँ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। बात सर, समझ तो आई। दूसरा कौन सा है, वो रे ऑप्टिक्स का कि वेव ऑप्टिक्स का है फिर? बेटा ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बट आप यहाँ पर दे दिया है तो अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको इससे कर सकते हो, रिजॉल्विंग पावर। देखो आपको वही पूछा है ना, डिस्टेंस दैट कैन बी रिजॉल्व। तो चलिए मैं आपको इसका रेडीमेड कॉन्सेप्ट नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो वो इसको आप जब अपनी चैप्टर नोटबुक में लिख, हो जाएगा तो फिर हम इसको मतलब री अटेम्प्ट कर लेंगे ना, ये हाँ जी मतलब। उसके बाद भी कर सकते हैं आप। देखो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको लेट से दे रखी है स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी। और इस तरफ आपको ये दे रखा है, जो अपर्चर है वो आपको दे रखा है 3 mm, या इसकी इसकी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसको आप y मान लो, या आपको y माननी है, लेट से ये y है, ओके। और आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो टोटल एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन स्मॉल टी। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आप कैपिटल डी ले लो, ठीक है। और यहाँ मैंने गलत लिख लिया है, वाई अपॉन कैपिटल डी लिखना है एक्चुअली, या ठीक है। एंड एक थीटा का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। सर गॉट इट। हाँ बेटा। सर आप वही कर रहे हो ना, मतलब जैसे सेक्टर फॉर्मूला हाँ मैं होता उसका, है, हाँ आर डी थीटा लिखते हैं बट थीटा इज यस स्मॉल, तो यस बेटा बिल्कुल सही है, आर डी थीटा लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये। मतलब वही जो सर्कमफ्रेंस कर्व्ड होता है बट थीटा यस स्मॉल है तो फिर वाई भी हाँ हम उसको यस ले ऐसे कर सकते हैं। सकते, यस ठीक है। तो आप क्या इन ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। गॉट इट। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है। जो दोनों पॉइंट्स है ना उनके बीच की डिस्टेंस है। कैपिटल डी, कैपिटल डी इज डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। क्लियर। और लैम्बडा तो वेवलेंथ है। y क्या है बेटा, y इज डायमीटर,
ऑफ लेंथ। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे 1.22 लैम्डा बाय डी वाला। नहीं बेटा, इसको रेडीमेड ही याद रखना होता है, हम डिराइव नहीं करेंगे बाद में भी, ये आपको रेडीमेड मिलेगा, ठीक है। अच्छा ओके सर। तो दिस इज वैलिड फॉर टेलीस्कोप्स आल्सो या ओनली माइक्रोस्कोप एंड आई? या बेटा आई, आप इसको वैसे तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है ना, वैसे तो किसी ओके भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप में भी कर सकते हाँ हैं। यस बेटा, और किसी वो भी फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको रिजॉल्विंग पावर यदि पूछी जाए ऐसा यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके सर। और वो फिर टेलीस्कोप का जो सेपरेट फॉर्मूला है वो भी यस यूज कर। ओके यस, ठीक है दोस्तों। वैसे ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया है तो अब कर ही लेते हैं, ठीक है। सर अपर्चर और इसमें डिफरेंस आगे क्या बढ़े होगा? बेटा, अपर्चर पूरा एरिया होता है, यहाँ पर सिर्फ डायमीटर दिया है। अपर्चर क्या होता है, ये एक लेंस है आपके पास, तो लेंस का जो भी ये सर्कुलर एरिया होता है इसको अपर्चर बोलते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ डायमीटर गिवन है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हो गया ये कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था आपके लिए, वेव ऑप्टिक्स में उसके बाद फैमिलियर हो जाओगे। 11 12 13 नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है स्टूडेंट मेजर्स द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय पुटिंग एन ऑब्जेक्ट पिन एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस, ओके। अब बोल रहा है कि मेजरिंग द डिस्टेंस v ऑफ द इमेज, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन u एंड v प्लॉटेड बाय द स्टूडेंट शुड लुक लाइक, तो बेटा यस बोलिए कैसा होना सर। चाहिए। सर यस सर बेटा बोलो। वैसे ऑप्शन ऑप्शन बी होना चाहिए, बट कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप पोल और फोकस से बीच में रखोगे तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा, मींस वी शुड बी नेगेटिव इन दैट केस, बट यू हैव शोन या पॉजिटिव। यस, तो यू देखो बेटा, आप इसका ऐसे डायग्राम बना लो सबसे पहले, और वैसे तो आपकी नोटबुक में हमने बनवाया भी है एक दो कर्व, राइट, याद है। तो ये यस। कर्व बना दिया है ना। अब लेट से इससे यू डिस्टेंस पर हमने रखा, तो बेटा यदि u इज ग्रेटर देन इसकी फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो क्या होगा, तो v विल बी पॉजिटिव, देन v विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। लेकिन u इज लेस देन फोकल लेंथ, तब क्या होगा, v विल बी नेगेटिव, वर्चुअल इमेज बनेगा उस कंडीशन में, ओके। तो अब फोकस पर रखा है तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा, u इज इक्वल टू f देन इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसा अपने को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर कौन से वाले में हो रहा है। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया v, फिर हमने u यहाँ पर ड्रॉ कर दिया u, और एक और बात जानते हैं, 1/v प्लस वन सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कर्व आएगा, करेक्ट। यस। सर दो चीजों का बताया था ना आपने, ये तो 3 है। हाँ नहीं, क्या लेकिन क्या आपने क्या, बोला था इनवर्स रिलेशन कहीं भी होगा वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाँ वहां पर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना। हाँ, बट यहाँ पे तो 3 तो वेरिएबल हो गए ना। 3 वेरिएबल्स कहाँ हुए, वी यू एफ, अच्छा एफ इज कांस्टेंट, f ओके। कांस्टेंट होता है, हाँ हाँ जी। तो 3 और 4 ऑप्शन तो डायरेक्ट हटा लो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन का कोई काम नहीं है ना, राइट। यस सर। या सर हम ऐसे भी हटा सकते हैं ना, वी तो इज बेटा आंसर तो यहाँ पर हाँ यस डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको कि u नेगेटिव और v पॉजिटिव है, चलो बिल्कुल सही है, ये वाला फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा आपको करेक्ट दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा करेक्ट दिख रहा है, ये ऐसा होना चाहिए था, v पॉजिटिव। और रुको 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 रुको, सर। नहीं यहाँ पर नहीं यू रुको रुको रुको, गड़बड़ है ये, नहीं, यू गड़बड़ है नेगेटिव गड़बड़ है। लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है ना। At a distance u from the lens and measuring a distance v of the image of the pin, ठीक है। तो v किधर आना चाहिए, इन्होंने v पॉजिटिव दिया है और u को नेगेटिव दिया है, तो ये वाला सबसे ज्यादा सही है ना यार, u नेगेटिव v पॉजिटिव है ना, रियल इमेज दिख रहा है उसको, गॉट इट। सर बट पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल दिखता है ना। लेकिन उसने फोकस यहाँ पर गैप रखा है,
इसमें गैप रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर फोकस है, ठीक है। बट वी पॉजिटिव दिखा दिया वहाँ पे फिर। वी पॉजिटिव दिखा, हाँ तो वी पॉजिटिव ही आएगा ना, रियल इमेज बनाओगे तो क्या होगा, यही तो नहीं नहीं, कंडीशन एक मिनट रहेगी। अरे बेटा मतलब ये यू जो है वो फोकस से आगे रखा है, फोकस लेट से यहाँ पर है तो फोकस से आगे रखा है, लेकिन यू तो नेगेटिव टर्म होती है ना, याद है। हाँ सर। रियल ऑब्जेक्ट यू विल बी नेगेटिव, यस। यस सर। ये यू नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव ही आता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है यू। लेकिन वी क्या है, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। ये वाला सबसे एक्यूरेट आंसर है, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। सर नहीं, आई मीन मैं अगर सर पॉजिटिव को वी का नेगेटिव करूँ तो बेटा आवाज नहीं आ रही है। सर मैं अगर ऑब्जेक्ट को राइट साइड में रख दूँ हाँ। और मेरा इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा तो भी चल उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यू को हमेशा नेगेटिव लेना है, याद है मैंने बोला था ना, फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव, याद है कि नहीं। यस सर, बट से यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना, यहाँ पर खाली ऑब्जेक्ट पिन दिया ना। अरे एक पिन रखी है तो पिन तो रियल ऑब्जेक्ट ही है ना, अच्छा हाँ, वैसा ओके सर। पिन सर रखी है तो मतलब पिन तो रियल ऑब्जेक्ट है। यस सर। सर सर हम्म सर लाइक अगर सपोज फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो वी विल कम, द वर्चुअल इमेज विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ओनली ना, तो ये वी विल कम नेगेटिव, बट हाँ ग्राफ में वैसा नहीं दिख रहा ना। हाँ, तो वो फोकस के लिए गैप छोड़ा है ना, ये फोकस के बाद का ही है ये, समझ में आया। मतलब ये कर्व कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये फोकस से पहले का पूरा गैप छोड़ा हुआ है इन लोगों ओ ने, ओ ओके ओके। गैप इसीलिए छोड़ा है वरना वो मिला देते इससे, है अच्छा ना। अच्छा, यस सर, अंडरस्टूड। गैप छोड़ा है तो ये गैप वही दिखा रहा है कि यहाँ पर, ठीक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 सराउंडेड बाय एयर, a light ray is incident at the midpoint, okay, midpoint of one of the end, ठीक है ठीक है। इंसिडेंस थीटा दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा दे रखा है, एंड विच लाइट रे ग्रेजेस along the wall of the rod is। बेटा यदि इस तरह का आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जो पूरा ग्लास का बना हुआ है, ऐसे किसी मटेरियल का बना हुआ है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको दे रखा है 2/√3, और आपको बोला है कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट यहाँ पर से एंटर करता है किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले थीटा पर एंटर किया तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वाले एंगल को R1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, यदि ये R1 है तो ये 90 माइनस R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस R1 हो जाएगा, गॉट इट। यस सर। या R ही लिख लो चलेगा, 90 माइनस R। तो बेटा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेजेस, ग्रेजेस मतलब अलोंग द सरफेस चला जाता है, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल बन जाता है। तो C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस R, ओके। जस्ट R की वैल्यू फाइंड करो। यस दोस्तों, तो थीटा की टर्म्स में R की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले तो आप C की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं, एक तो C की वैल्यू 90 माइनस R, और दूसरा C की वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ, तो यानी कि साइन इनवर्स √3/2, यानी कि 60 डिग्री। C की वैल्यू 60 डिग्री है तो R की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस R, R इज 30 डिग्री, राइट। तो R 30 डिग्री आ गया तो थीटा नहीं आ जाएगा, बोलो। अरे 1 साइन I इज इक्वल्स टू 2/√3 साइन R, ठीक है। यस सर। ओवर, आंसर आ गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√3। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये नो सर। सर हमने C इक्वल टू 90 माइनस R इसके ना, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा मतलब। हाँ बेटा, राइट critical एंगल ट्रायंगल। ये वाला यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बनेगा, समझा। और ये 90 माइनस R क्यों किया, क्योंकि ये पूरा देखा जाए इस तरह से ये लाइट रे आ रही थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये R1 है तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 माइनस R1, गॉट इट। यस सर।
समझ आया अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आगे बढ़े। Question number 13. A car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 centimeter and second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at a relative speed मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में स्पीड दे रखी है 50 meter per second. The speed of the image of the second car as seen by the mirror of the first car is, तो बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको लगाना है। यस बेटा, इमेज का स्पीड ऑफ इमेज का फॉर्मूला बताइए फॉर मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर बोलिए जल्दी से। VIM is equal to minus V square by U square into VOM। पक्का और कार दोस्तों? का और मिरर का स्पीड कार के सेम होगा। या तो दोस्तों ये सही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो? अच्छा, V बाई यू को हम फोकस भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर तो हटा दो, या फिर रहने भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सेपरेटली लिख सकते हो। U की वैल्यू आप डालोगे -2.8 मीटर्स, और फोकल लेंथ आपको पता है कितनी है, कॉन्वेक्स है बेटा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ 20 दे रखी है ना, और कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब प्लस का 20 रहेगा, ठीक है, +20 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, ये मीटर है ना, इस मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? आई बात समझ? तो ये आप सॉल्व कर पाओगे। अभी आप फॉर्मूला लगाओगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो इससे आपको भी मिल जाएगा। गॉट इट? क्या आप इसको समझ पाए? सर हाँ बोलो। सर मैंने इसका मतलब फोटो भेजा है ग्रुप पे, आप एक बार देख सकते हो। मैंने मतलब वो कैलकुलेशन वो सब कर लिया। देयर ये आंसर आ रहा है। ओके, f अपॉन u माइनस f आपने यूज किया। u की बेटा f की वैल्यू तो सबसे पहले ये 0.2 डाल दी, चलो ठीक है चलेगा, हाँ ऐसे कर सकते हो आप 0.2। मीटर्स डालना सब u कुछ। की वैल्यू बेटा, u की वैल्यू नेगेटिव डालनी है ना, आपने पॉजिटिव क्यों डाली? u की वैल्यू, हाँ, u की वैल्यू नेगेटिव डालनी पड़ेगी बेटा, u इज ऑलवेज नेगेटिव ना। सर वो फर्क नहीं पड़ता ना, बट स्क्वायर है ना। क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? सर क्यों स्क्वायरिंग नहीं है ना, पड़ता बेटा? हाँ, स्क्वायरिंग में है ना, u स्क्वायर है ना। नहीं बेटा, बट अरे स्क्वायरिंग में तो क्या हो गया, ऐड तो होगा ना, वो दोनों चीजें नहीं होंगी। हाँ सर सॉरी, मतलब ऐड तो कर दिया मैंने लिखा नहीं है। 2.8 को नेगेटिव लेना है बेटा, 2.8 को हाँ नेगेटिव लेना है, यस तो यस 2.8 प्लस 0। हाँ हाँ, हमें तुमने नीचे, अच्छा अच्छा, आगे कैलकुलेशन देखे तो तुमने ऐड ही कर रखा है, ठीक है सही है। हाँ हाँ जी ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। हाँ, तो आंसर नहीं आ रहा है क्या? आ गया होगा आंसर तो। नहीं आंसर आ गया, माइनस में आ रहा है। अरे माइनस साइन वो कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑप्शन में माइनस थोड़ी दे रखा है। हाँ तो ऑप्शन में लास्ट मैग्नीट्यूड एवरी टाइम। हाँ तो बस वो मैग्नीट्यूड ही बता रखा है आपको, ठीक है ना। ओके ओके सर, फिर हो गया। सर और Done? हम वो एक चीज, हाँ वो कार को, जो सेकंड कार है, वी विल कंसिडर इट एट द प्रिंसिपल एक्सिस ना ऑफ द हाँ, वो ऐसे ही कंसीडर कॉन्वेक्स करना है मिरर। आपको, हाँ उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर मान सकते हो, ठीक है ना। ओके, अरे क्योंकि हाइट प्रिंसिपल डिफरेंस। एक्सिस तो असली रियलिटी में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो इमेजिनरी है ना। हाँ हाँ, बट लाइक व्हेन वी सी हाँ रियल ये, लाइफ में कार, हाइट हाँ डिफरेंस होता है ना कंसीडर कर कार में। सकते हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक बच्चों, 14 से 20 तक जल्दी जल्दी जल्दी। सर 13 में v फाइंड करने क्या करने का था? 13 में वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना था। हाँ, पर फिर v फाइंड कर लिया, फिर एक सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूला में। हाँ ओके सर। ठीक है, पहले v फाइंड कर लो,
ये v फाइंड करने के बाद इसको आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में रख दोगे u और v दोनों के वैल्यू को, ठीक है, you'll get the answer. यस 14 16 19 14 16 19 तो सबसे पहले 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला है बेटा, आगे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है let xy plane be the boundary between the two transparent media, medium 1 is z greater than 0, ठीक है, has a refractive index of √2 और मीडियम 2 दे रखा है z is less than 0, ओके। आप एक काम करो, आप मान लो कि ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ z एक्सिस है, ठीक है, ऊपर की तरफ आप क्या कर लो z एक्सिस, और नीचे की तरफ माइनस z एक्सिस कंसीडर कर लो, और ये z इज इक्वल टू 0 हो गया। तो z ग्रेटर देन 0 यानी कि ऊपर वाले मीडियम के लिए जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बेटा, √2 दिया है, ठीक है, और नीचे वाले के लिए दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 है। अब बोला है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 1, बेटा मीडियम 1 ऊपर वाला है ना, मीडियम 1 कौन है, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला मीडियम नंबर 2 है, ठीक है। तो मीडियम 1 में क्या हो गया, गिवन बाय अ वेक्टर 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप। बेटा आपको क्या बोला है, देखो आपको बोला है कि जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे उसका जो एक वेक्टर है उसको ए वेक्टर बोल दिया, तो ये ए वेक्टर आपको बोला है दैट इज 6√3 i कैप, उसके बाद प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप, ऐसा आपको बोला है, ठीक है। हाँ जी, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम 2 इज, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ओके। बेटा एक बात तो साफ साफ पता चल रही है क्या, कि z, देखो ये z इज इक्वल टू 0 है, और इससे ऊपर वाला पूरा का पूरा जो मीडियम है ना वो क्या है, वो √2 वाला है, और नीचे वाला √3। तो आप एक बात समझ लो कि ये नॉर्मल जो है वो z डायरेक्शन में, नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, z डायरेक्शन में। तो आप नॉर्मल का n कैप की जो वैल्यू लिख सकते हो, n कैप को आप k कैप लिख सकते हो, आर यू गेटिंग, नॉर्मल के डायरेक्शन को आप k कैप लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो प्रॉब्लम सर इसमें फिर वो यूज कर पाएंगे ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ हाँ जी बेटा, स्नेल्स लॉ। यस स्नेल्स लॉ यूज कर लो, ठीक है ना, तो आप स्नेल्स लॉ की वेक्टर फॉर्म यूज कर लो, तो क्या थी वो, n1 इंटू i कैप क्रॉस n कैप इज इक्वल्स टू n2 इंटू क्या लिखोगे आप, r कैप क्रॉस n कैप, यस इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। नो, ओके। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर तो मैंने क्या दिया है, अच्छा इसको आई क्रॉस एन लिख सकते हो है ना, कैप कैप नहीं भी लिखो तो आई क्रॉस एन लिख सकते हो तो भी चलेगा, है ना, गॉट इट, कैप भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा और वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बेटा एक बात हम लोगों को पता है क्या, कि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो बेटा मैं इस चीज का यदि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं, बेटा मैं इसको नहीं बोल सकता कि n2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करके लिख लोगे, बट इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका आई कैप लिख रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, आर यू गेटिंग, वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये चीज आप यस फाइंड सर। कर लोगे, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यूज रखो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, मीडियम नंबर 2 में लाइट रे कितना एंगल बना रही है वो आपको मिल जाएगा, गॉट इट, तो ये वाला आर एंगल है, तो ये आर एंगल आपको मिल जाएगा, सर तो लेफ्ट किसी साइड को कोई भी वेक्टर्स, प्रॉब्लम, सर लेफ्ट साइड वेक्टर्स लगाना, राइट साइड नॉर्मल वाला ना। हाँ वेक्टर, देखो वेक्टर्स लगाना है फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, आई कैप जे कैप के कैप में आएगा ना जो भी आंसर, ठीक है, यस। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, तो उसका फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, और दूसरी तरफ आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लोगे
साइन, यस क्या लिखोगे, साइन आर, ठीक है, 1 इंटू 1 Yes. इंटू साइन आर, इजी हो जाएगा। Yes. 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 ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15, 18, 20 भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला बच्चों, देखो, when monochromatic red light is used instead of a blue light in a convex lens, convex lens में क्या किया बेटा, रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट को इंसिडेंट होने दिया, सो इट्स फोकल लेंथ विल, फोकल लेंथ के साथ क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर। हाँ, अब ये भी है कि ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेटा वैसे हमने फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यस और नो। R1 R2 कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा क्या है कि रेड लाइट के लिए अलग म्यू होगा और Blue के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग। तो बेटा दोनों में से किसका म्यू ज्यादा होता है और किसका कम होता है, ब्लू का ज्यादा होता है। ब्लू का म्यू ज्यादा होता है, पक्का। हाँ यस सर, रेड ऊपर होता है ना प्रिज्म में। ये ठीक है, कोई दिक्कत। सर हम्म, सर वो जो आप जो ऑर्डर लिखाए थे वेवलेंथ के लिए एंड हाँ वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हाँ प्रिज्म सेक्शन में, उसमें दैट इज वैलिड एवरीवेयर, लाइक ओनली इन हाँ प्रिज्म बेटा, और हाँ सबके लिए वैलिड है वो, कोई भी मीडियम, नहीं ठीक है नहीं, ना। ग्लास ग्लास लिया था ना आप। हाँ हाँ हाँ, वैलिड है बेटा, मीडियम चेंज होगा तो उसके लिए वो वैलिड है, ठीक हाँ है। अच्छा, वाटर में भी, हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सर तो फिर इसमें फिर सेकंड ऑप्शन होगा डिक्रीज होगा। तो बेटा अब क्या हो रहा है यहाँ पर, म्यू क्या हो रहा है, रेड की जगह ब्लू लिया आपने, रेड की जगह क्या लिया, ब्लू लिया, है ना। हाँ और लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये ओवरऑल चीज कैसी आती है, ये वाली चीज तो पॉजिटिव है, तो इसको मैं, हाँ तो एफ इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कि सारी चीज जो है ये के है और अपॉन म्यू माइनस 1, है ना, मैं इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है म्यू के साथ, म्यू इज डिक्रीजिंग, तो फोकल लेंथ शुड इंक्रीज, राइट। हेलो, हाँ सर। या तो रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू, तो म्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब सर वो लाइट से भी फर्क पड़ता है फोकल लेंथ के, हर लाइट से फर्क हाँ बेटा, पड़ेगा। ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। ओके सर। तो सर फोकल लेंथ कौन सी चीज में चेंज नहीं होता, मतलब सेम रहेगा कब। बेटा जब व्हाइट लाइट बोली हो तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अलग अलग कलर की लाइट बोलिए तो फिर आपको वेबक्योर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ऑर्डर मतलब हर जगह अप्लाई कर लेंगे, फिर ग्लास है, बेटा पूछा वाटर। हो तभी करोगे ना, जबरदस्ती से तो करोगे नहीं, आपको नहीं नहीं, कलर्स बट मेंशन हाँ किए हाँ हो तो हाँ, अब करना ही पड़ेगा, है ना, तब तो यस करना ही यस पड़ेगा। यस यस बेटा, यस, ओके कलर मेंशन किए तो करना पड़ेगा। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। The image of illuminated square is obtained on the screen with the help of a converging lens. Converging lens मतलब convex lens. The distance of the square from the lens is 40 centimeter. Okay, distance of the square from the lens is 40 centimeter. मतलब आपको u की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, u की वैल्यू आपको 40 दी है, तो इसको आप -40 सेंटीमीटर ले सकते हो। और द एरिया ऑफ द इमेज इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द स्क्वायर, मतलब मैग्निफिकेशन जो दिया है आपको 9 दिया है, और कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा यदि रियल इमेज बन रहा है तो, है ना। इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो -9 लिखूंगा, ठीक है। इमेज इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द स्क्वायर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो बेटा अब तो आपको फॉर्मूला याद है, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, गॉट इट, हो जाएगा। अरे सर इससे फाइन,
1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, यू नेगेटिव होता है, तो मैं अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब फाइनल में आपको साइन के साथ रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको v की वैल्यू मिलेगी 1 बाय वी इज इक्वल टू, ये उधर गया तो एफ यू, सॉरी v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू यहाँ लिख सकते हैं। और आगे समझ में कि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सारी चीजें विद साइन रखो। -9 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर भी एफ फाइंड करना है, और ये -40 सॉल्व करो, आंसर लाओ। हाँ सर क्या पूछ रहे हो? सर हम ये कंसिडर करें ना कि वन साइड ऑफ दैट स्क्वायर इज मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बेटा, वो एक्चुअली क्या होता है, सारी साइड प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी, ये एक स्क्वायर है ना, तो जो भी लेंस होता है वो सर्कुलर होता है। हम वो उसका साइड व्यू बनाते हैं, इसलिए उसको हम ऐसा बनाते हैं, बाकी यदि उसको सामने से देखोगे तो ऐसे गोल दिखेगा, समझे, स्क्वायर दिखेगा, सॉरी सॉरी सर्कुलर दिखेगा। आई बात समझ? हाँ यस सर। सर बट जो नीचे वाली जो साइड होगी, बेटा वो मैग्नीफाई सारी डायरेक्शन से करेगा ना। हाँ सर वो दैट इज ओके सर, हाँ बट आई एम सेइंग जो नीचे वाली साइड होगी, जो मतलब जो लास्ट वाली साइड है, हाँ अगर 3D में हम देखेंगे तो फिर वो इट विल बी लाइक ऑन द ग्राउंड ना, लेटा हुआ होगा। बेटा 3D में देखे तो इतना मत सोचो, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, इमेजिन करने की कोशिश करोगे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। अच्छा ओके सर, तो ऊपर वाले जो लेफ्ट एंड राइट वाले साइड है वो दोनों ही देखो मैं बस। हाँ बस बात खत्म। अरे ओके क्वेश्चन में बोल रखा है 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स है मतलब आपको मैग्नीफाई करना है बस, ठीक हाँ, है। ऑल साइड से हो जाएगा ये तो राइट लेफ्ट से हेल्प से कर लेंगे हम। हाँ, ओके सर। सर अगर v बाई u लगा के हम और लोग रियल इमेज है ये कैसे पता चला, रियल इमेज है ये कैसे पता चला? सर वो लिखा है ना। स्क्रीन पर बन रहा है ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ यस। हाँ, और आप बोल रहे हो कि सर वी बाई यू से मैंने वही किया है बेटा, मैंने वही किया है, वी बाई यू से ही किया है, ठीक है। 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, तो 1 बाय वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय यू प्लस 1 बाय एफ। इसको आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, गॉट इट। और इसी को उठा के रख दिया, डिवाइड बाय यू था, यू से यू कैंसिल हो गया, तो बचा एफ अपॉन एफ प्लस यू। जैसे वो आई मैं बात पूछा समझ? था पहले पहले हम लोग मैंने क्या किया था, मैंने v बाई u किया था और फिर वो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेंस फॉर्मेट आया तो रॉन्ग आ रहा था इसलिए। नहीं तो साइन कन्वेंशन गलत कर दिया होगा तुमने, तुमने मैग्निफिकेशन को -9 लिखा था। नहीं पॉजिटिव लिया था। बेटा रियल इमेज बनना होगा तो इन्वर्टेड बनेगा ना कॉन्वेक्स लेंस में, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो भी सर ओके, फर्क नहीं पड़ता फिर नीचे तो, क्योंकि -9 इंटू फिर भी पड़ता है, -40 ना, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों क्योंकि नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। चलो करके देखते हैं, तुम बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देखता हूँ, एफ अपॉन एफ माइनस 40 और इस तरफ माइनस साइन, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये माइनस साइन उधर दे देता हूँ एक v बार बाई के लिए, u तो ये 9f माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस एफ, है ना। ये माइनस साइन मैंने उस तरफ लगा दिया अभी के लिए, ठीक है। 940 होगा ना, 9 इंटू 40। हाँ जी हाँ जी, या सॉरी 360, ठीक है सर ना। मैंने v ये बाई 9f इज इक्वल्स टू, हाँ जी क्या बोल रहे हो? u किया था मैंने, ये नहीं हाँ किया था। ये देखो बिल्कुल अलग हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, इसलिए माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। यदि कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन हो रहा है और रियल इमेज आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। सर हम्म, सर वी हैव फॉर्मूलाज ओनली फॉर अ 2D वाला ना, आपने जो भी मतलब वेलोसिटी या मैग्निफिकेशन का दिया है सिर्फ 2D के लिए दिया है ना। 2D कैसे होता है बेटा, मतलब मैं समझा नहीं, 2D कैसे? मतलब लाइक इन वन प्लेन ना। तो जैसे मैं कैसे पहले वन बोल प्लेन? रहा था, जैसे ये लेंस है, ये हाँ हाँ ये ऑब्जेक्ट इस तरह भाग रहा है, तो यहाँ 2D की कहाँ बात हो रही है बेटा? सर 1 सेकंड, आई हैव टू सेंड यू फोटो, एक मिनट। यहाँ पर 2D 3D की बात तो हो ही नहीं रही है।
2D 3D तुम्हारे मन में क्यों आया बेटा? यहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट ही तो है, यहाँ 2D 3D सोचना ही नहीं पड़ रहा है। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट चल रहा है तब उसको 2D नहीं थोड़ी बोलोगे आप। मैंने भेजा आपको फोटो। You got? यस। हाँ ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत मतलब नहीं। जो स्क्वायर का जो नीचे वाला साइड है हाँ that will be perpendicular ना to principal बेटा, axis। स्क्वायर के सरफेस के परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? स्क्वायर के सरफेस के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस है। गॉट इट? हाँ मतलब ऐसे ना, 1 second। हाँ मतलब ये है, और ये इस तरह से जा रहा है यहाँ से, और फिर ये ऐसे बीच में ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है ना? हाँ तो जो नीचे और ऊपर वाला साइड है those are also like perpendicular ना to principal axis। हाँ ये तो हमारे पास उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ बेटा, वो यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को कुछ भी करने की, ठीक है? क्योंकि लेंस तो सर्कुलर है, तो वो सब चीजों को सेम तरह से ट्रीट करेगा। हाँ अभी ऑब्वियसली ये कॉर्नर वगैरह ये थोड़ा ऑब्वियसली अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इसलिए उसकी डायमेंशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला है। उसने सिर्फ बोला है कि मैग्निफिकेशन हो जाता है, 9 टाइम्स हो जाता है, ठीक है? अच्छा मतलब हमें तो टॉप अभी एंड यहाँ पर सर मतलब हमें टॉप एंड बॉटम वाला के लिए कोई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला नहीं पता, तो लेफ्ट एंड राइट वाले से हम 9 टाइम्स कर देंगे हाँ क्योंकि इक्वली हर जगह। हाँ ये ओके सर। चलिए दोस्तों, है ना, टाइम हो गया है। का आंसर मतलब पीछे क्या हुआ? wrong दिया है। इसमें आपको आंसर रॉन्ग आ रहा है ऐसा? 36 आ रहा है, मेरे मेथड से मतलब वही किया मैंने, 36 आ रहा है इसमें भी, पीछे आंसर 30 दिया। तो आंसर चेंज करना पड़ेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए इससे सॉल्व करते तो कितना आता है, 9f। तो नहीं ठीक है सर, 30 है। 30 है ना? हाँ ठीक है आंसर। मैं फोटो भेज दूँ उसको, मैंने सॉल्व किया। हाँ भेज दो हाँ भेज दो। बेटा। 36 9 और ये 10 हो गया ना? हाँ तो ये 36 आ रहा है। हाँ 36 है मेरा भी। और यदि पॉजिटिव लेते तो क्या होता? 9 इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस 40। ये 9f माइनस 360, और यहाँ पर ये आ जाता f। तो इस केस में 8f इज इक्वल टू 360। तो इस केस में जरूर ऐसा आ रहा है ना? नहीं, बात वही है। हाँ ये तो और भी कम आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है। पर आपको आंसर में क्या बोला है बेटा? आंसर में 30 दिया। तो ये तो सही है, मैंने भेज दिया भेज दिया। सर। वो 19 क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग दिया लगता है आंसर। मैं ऑप्शन ही नहीं है कोई। मैं वो भी भेजा मैंने। एक मिनट रुको, इसमें कुछ मिस किया है क्या? कुछ डेटा मिस किया है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे हुआ? एक मिनट, इसको यू और बी अलग अलग फाइंड करके करने से आंसर आ रहा है, राइट? सो तो भी सेम ही यहाँ वो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तुम्हारा 30 कैसे आया फिर? सर आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। सर सेम होगा ना, मतलब ये HIN। इसी क्वेश्चन का आंसर है क्या? इसी क्वेश्चन का पूछ रहे हो क्या बेटा? हाँ सर। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन देख सर लेते हैं। एक 30 मिनट सर, आप पर्सनल देख रहे हो क्या क्या क्या? या आप पर्सनल पे देख रहे हो, ग्रुप पे देख रहे हो? मैंने ग्रुप पे नहीं भेजा। नहीं, मैं इसमें ही देख रहा हूँ, ग्रुप में। हाँ ग्रुप पे ही है। बेटा इस क्वेश्चन में तुम्हारा 30 आंसर कैसे आया? यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ जी, एक गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये गड़बड़ क्या हुआ है अब वो हम देखते हैं बेटा। यहाँ पर हाँ गड़बड़ समझ में आया। बेटा आप इसको, ये जो क्वेश्चन आता है क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक मिनट, ये m इज इक्वल्स टू v अपॉन u है ना? ठीक है बेटा, गड़बड़ हुई है यहाँ पर, बिल्कुल हुई है। आप v को फाइंड करके मतलब फोकस की फॉर्म में वैसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको f अपॉन f
प्लस यू, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आ रहा था 9, ओके, यहाँ पर सारी चीजें रखी हैं। ओके, यू को नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन तो आना ही चाहिए साथ में। यस यस यस, ओके, करके देखते हैं फिर से इसको, इसको इंडिविजुअली करके देखते हैं तो फिर क्या होता है ना। बेटे तुमने अलग लिखा है ये कुछ 18 में, 18 में क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने क्या किया है ये। हेलो। सर मैंने पहले साइड ए था ओरिजिनल वाला, हम्म। तो उसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। हम्म। फिर दूसरा का उन्होंने बोला 9 टाइम्स मैग्नीफाई होगा, तो मतलब साइड हाँ, बिकम्स 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। ओके, एक एक मिनट मतलब एक मिनट, नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, रुको। I took magnified as the area. हाँ, image of an illuminated square is obtained on the screen with the help of a converging lens. The distance of the square from the lens is 40 सेंटीमीटर। अरे बेटा इसको तो यूज ही नहीं किया हम। एरिया लिखा ना वहाँ पे, हाँ जी हाँ एरिया। जी हाँ जी। अरे बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई बेटा। मैं साइज ले लिया उसका, उसका एरिया लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो गई बेटा। लेट्स से एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है ना, वो होता है एल स्क्वायर। तो आप इसको बोल सकते हो कि एरिया ऑफ इमेज होगा वो 9 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर होगा, है ना, 9 टाइम्स हो गया, गॉट इट। तो ऐसे में आप उसकी कोई एक साइड ले लो, तो उसकी साइड कितनी मिलेगी बेटा आपको, एल। तो 3 इसमें आपको साइड कितनी मिल रही है, 3L मिल रही है ना। यस बच्चों, तो अब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट। मतलब अब आप बाकी का काम कर सकते हो। तो मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये 3 मिलेगा। अब ये आया बेटा, मैंने एरिया वर्ड नहीं देखा था क्वेश्चन में, इसलिए गड़बड़ हो गया है ना, मैंने साइज ले लिया था डायरेक्टली, तो वो गड़बड़ हो गया था। ओके, आर यू गेटिंग। बेटा एरिया 9 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब साइज तो 3 टाइम्स होगी, और इसको आप इक्वल टू कर सकते हो एफ अपॉन एफ प्लस यू, इसकी इक्वल आप रख सकते हो, या फिर डायरेक्टली वी बाय यू करके कर लो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा मैग्निफिकेशन 3 लेके करना है तो हो जाएगा ये सॉल्व। ओके, गॉट इट। यस सर। यस। 1 सेकंड, कैन यू स्क्रॉल अप। सर हम 16 हम किए थे क्या, नहीं किए, अच्छा नेक्स्ट क्लास कर लीजिए। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, टाइम हो गया, यस, ठीक है, थैंक यू सर। बाय बाय।